To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं वन सैम्पल टी टेस्ट इन एसपीएसएस। इससे पहले हम लेक्चर में देख चुके हैं पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स क्या होते हैं, और फिर पैरामेट्रिक मेथड्स में ही एक टेस्ट हमने देखा था टी टेस्ट, और फिर उसकी हमने वहाँ पर एग्जामिशंस टाइप्स और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो उसी टी टेस्ट की एक टाइप में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट था वन सैम्पल टी टेस्ट। आज उसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ वन सैम्पल टी टेस्ट। इससे पहले ये बात रिकॉल कर लें कि हमने देखा था अपने लास्ट लेक्चर में कि टी टेस्ट इस्तेमाल क्यों होता है। टी टेस्ट मीन कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है कि दो मीन्स को हमने आपस में कंपेयर करना है और हमने ये देखना है कि ये दोनों वैल्यू स्टैटिस्टिकली सेम है या स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है। हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस भी किया था कि कंपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, हम उनको स्टैटिस्टिकली कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली अब इसको अगर हम देखते हैं, इट इज़ अ पैरामेट्रिक टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर द मीन ऑफ एनी ग्रुप with any hypothesized or assumed or claim value, or one sample t-test determine whether the sample mean is statistically different from a known or hypothesized population mean। ये मज़ीद क्लियर होगा इसकी एग्जांपल से। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे आप चेक करना चाह रहे हैं एवरेज सीजीपीए ऑफ अ बैच ऑफ बीएस इकोनॉमिक्स इज 3.2। ये एक क्लेम है, ये किसी ने क्लेम किया है कि हमारे यहाँ जो बीएस इकोनॉमिक्स का बैच है उसकी एवरेज सीजीपीए जो है ना वो 3.2 रहती है। तो इसके लिए चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गई क्लेम वैल्यू, ये हो गई हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, ये एक मीन के तौर पे काम करेगा क्योंकि हमने कहा ये है कि ये एवरेज है। हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, हम बीएस इकोनॉमिक्स के बच्चों का डेटा लेंगे, और जब बच्चों का डेटा लेंगे उनकी सीजीपीए निकालेंगे और उनका एक मीन निकलेगा। तो एक एक सैंपल कलेक्ट किया, एक उसका मीन हो गया, एक ये क्लेम वैल्यू हो गई। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि जिसमें एक सैंपल है उसका मीन और एक क्लेम वैल्यू है, हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है उसका मीन, तो इस वक्त कंपैरिजन में जो टी टेस्ट इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा वन सैंपल टी टेस्ट। इस तरीके से एक फार्मेसी क्लेम करती है कि भाई अगर आप हमारी मेडिसिन ब्लड प्रेशर पे खिलाएं, हाई ब्लड प्रेशर पे, तो वो 5 मिनट में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है। ठीक है, यानी 120/80 इसी रेंज में ला के रोक देगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो जो वैल्यू 120/80 है फार्मेसी का क्लेम है, इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पेशेंट हाई बीपी के साथ आ रहे हैं उनको मेडिसिन दे के हमें ये रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो एक सैंपल हमारे पास आ जाएगा, तो जितने लोगों को हमने ये दवा खिलाई होगी उनकी फिर एवरेज ब्लड प्रेशर ले लेंगे 5 मिनट के बाद क्या रहा, सबका बीपी लेंगे और फिर उसकी एवरेज वैल्यू यानी मीन और इस क्लेम वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो ऐसी सूरत में हम अप्लाई करेंगे वन सैंपल टी टेस्ट। इसी तरीके से एवरेज सैलरी ऑफ एनी कंट्री 30,000 किसी ने क्लेम किया, भाई ये तो हो गई उस कंट्री का क्लेम कि हमारी एवरेज सैलरी इतनी है। चेक कैसे किया जा सकता है, वहाँ जाकर लोगों का डेटा लें। अब उस डेटा का एक सैंपल कलेक्ट करें, उसका कोई मीन होगा, उसको मीन की इस क्लेम वैल्यू से कंपेयर करें, तो आपके पास मिल जाएगा। हम अप्लाई करेंगे क्या, वन सैंपल टी टेस्ट। इसी तरीके से किसी ने क्लेम कर लिया 65 ईयर्स उनकी एवरेज एज है, तो ये भी आप एक सैंपल लेके कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये काम चेक कैसे किया जाएगा, क्या उसके स्टेप्स हैं उसको देखते हैं। लेट अस कंसिडर अ केस ऑफ एवरेज सीजीपीए ऑफ ए क्लास। जो हमने सीजीपीए वाला एग्जांपल देखी थी उसी को कंसिडर करते हैं। एजुकेशनल बोर्ड क्लेम्स दैट द एवरेज सीजीपीए ऑफ पर्टिकुलर बैच इज 3.2। जैसे हमने वहाँ पर बीएससी इकोनॉमिक्स की एग्जांपल ली, तो एजुकेशनल बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि एवरेज सीजीपीए आई है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गई हमारी क्लेम वैल्यू, हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू और एज्यूम्ड वैल्यू। अब इसको कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बैच के बच्चों का एक सैंपल लेना पड़ेगा, यानी जिन्होंने इस बैच में पढ़ा है उस बैच के बच्चों का एक सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। Firstly, for testing this claim of a board, we have to collect data of a sample from population। ये पूरे बैच में से एक सैंपल हमें लेना पड़ेगा और पूछ देखना पड़ेगा कि उनकी सीजीपीए क्या आई है। तो जब हमारे पास एक सैंपल आ जाएगा और हमारे पास एक क्लेम वैल्यू होगी, तो हम सैंपल के मीन को इस मीन से कंपेयर करेंगे। तो जब एक सैंपल के मीन को किसी पर्टिकुलर मीन से, वैल्यू से, एज्यूम वैल्यू से, क्लेम वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, तो ऐसी सूरत में जो टेस्ट लगता है वो वन सैंपल लगता है। अब क्या हुआ, फर्स्टली फॉर टेस्टिंग द क्लेम
of a board, we have to collect the data of sample from population. ये आपने data collect कर लिया. Then apply t-test to find whether the average CGPA of sample जो हमने collect किया data, उसकी जो average CGPA आई है is equal to claim value which is 3.2 or not. जब इस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है एक सैंपल है, एक वैल्यू है, इसके कंपैरिजन में जब हम कंपेयर करने के लिए जो टेस्ट अप्लाई करेंगे वो करेंगे वन सैंपल टी टेस्ट. अच्छा, अब हमारे पास दो मीन आ गए. नाउ वी हैव टू मीन्स वैल्यू टू कंपेयर. एक हमारे पास सैंपल आ गया जिसका मीन निकाला, और एक हमारे पास क्लेम वैल्यू आई 3.2. हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू कौन सी है आपके पास? क्लेम वैल्यू 3.2. ये पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है म्यू. और आपके पास मीन वैल्यू ऑफ कलेक्टेड सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, ये आपके पास एक्स बार, यानी ये कोई भी वैल्यू हो सकती है. जो भी हमने सैंपल कलेक्ट किया उसके मीन का कोई ना कोई वैल्यू होगी. तो अभी हमें वैल्यू नहीं पता तो हमने यहाँ पर डैश डाल दिया. बहरहाल ऊपर पॉपुलेशन का मीन है, क्योंकि क्लेम वैल्यू है तो हमने म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया. नीचे हमने एक्स बार से रिप्रेजेंट कर दिया. एक्स CGP की सीरीज को कह दिया हमने. तो ये आपके पास स्टेप्स आ गए कि हम ऐसे चेक करेंगे. अब इन चीज़ों को चेक करने से पहले अगर डेटा आपके पास आ जाए तो हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपनी एजम्पशंस को. It is assumptions, not assumption. Assumptions of one sample t-test. Data are continuous, interval और ratio. Obviously CGPA एक continuous variable है और एक ratio स्केल में आता है. तो वन सैम्पल t-test जब भी लगेगा डेटा इंटरवल और रेशियो स्केल में ही लगेगा. सैम्पल डेटा हैव बीन रैंडमली सैम्पल्ड फ्रॉम अ पॉपुलेशन. डेटा रैंडमली कलेक्ट होना चाहिए. इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेटा आर इंडिपेंडेंट which means that there is no relationship between the observation. यानी जो ऑब्जर्वेशन आपने कलेक्ट किए सैंपल में उनका आपस का कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, वो आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए. मजीद assumption क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए डेटा की वो तकरीबन नॉर्मल होनी चाहिए. तकरीबन नॉर्मल इसलिए कह रहे हैं कि स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ज़रा सा डिफरेंस होता है, इसलिए उसको अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल कहते हैं. और अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब यही होता है देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट आउटलायर, क्योंकि अगर कोई आउटलायर हो गया तो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं रहती. तो ये दोनों बातें कहीं कहीं अलग लिखी हुई होती हैं, कहीं एक साथ लिखी हुई होती हैं, कहीं नहीं लिखी हुई होती. तो यही सारी एजम्पशंस होती हैं जो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बुक्स में आपको मिल जाएंगे. तो ये मेन एजम्पशंस हैं वन सैम्पल टी टेस्ट की. अच्छा, हाइपोथेसिस ऑफ वन सैम्पल टी टेस्ट. एक बात अच्छी तरह जहन में रखें कि जब भी कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बनने के साथ साथ उसका नल हाइपोथेसिस भी स्टैटिस्टिशियन डेवलप कर देते हैं. अब जैसे वन सैम्पल टी टेस्ट है, द सैम्पल मीन is not significantly different from hypothesized population mean और claim value. यानी यह कह रहा है कि जो सैंपल का मीन है और जो हमारी क्लेम वैल्यू है वो आपस में डिफरेंट नहीं है, वो सेम है. इसको हमने ऐसे लिख दिया कि पॉपुलेशन का मीन सैंपल के मीन का बराबर है, यही नल हाइपोथेसिस है. अब अगर हम इसके ऑल्टरनेट पे आ जाएं, जैसे ये नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट नल क्या है, ये इसके बराबर है, तो ऑल्टरनेट क्या होगा कि ये पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन के बराबर नहीं है, तो ये हो गया आपके पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. एक बात ध्यान में रखें, यहाँ पर पॉपुलेशन मीन बराबर है सैंपल के मीन के, यानी क्लेम वैल्यू बराबर है सैंपल के मीन के. और ऑल्टरनेट में क्या है कि बराबर नहीं है. तो बराबर नहीं में दोनों कंडीशन हो सकती हैं, पॉपुलेशन मीन ज़्यादा भी हो सकता है और पॉपुलेशन मीन सैंपल के मीन से कम भी हो सकता है. इस तरह का टेस्ट जिसमें रिजेक्ट होने की कंडीशन में दोनों केसेस मौजूद हो, जैसे नल है बराबर इक्वल, तो ऑल्टरनेट होगा बराबर नहीं है. अब बराबर नहीं की दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है, कम भी वैल्यू हो सकती है. इस तरह के टेस्ट को हम कहेंगे टू टेल टेस्ट, यानी इक्वल और नॉट इक्वल. नॉट इक्वल में कंडीशन दोनों हो सकती हैं, तो अगर दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं तो इस तरह का टेस्ट क्या कहलाता है? टू टेल्ड. इसलिए हम यहाँ पर जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो वन सैंपल टी टेस्ट, लेकिन कौन सा? टू टेल्ड की बात करेंगे. वन सैंपल का एक अलग लेक्चर है, वो एक डिटेल डिस्कशन उसमें है.
तो क्या हुआ कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है टी टेस्ट का, वो क्या है कि दोनों वैल्यूज आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। दोनों वैल्यूज कौन सी, यानी एक क्लेम वैल्यू और एक सैंपल से हासिल होने वाली वैल्यू। और ये नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट है कि ये दोनों बराबर नहीं है। अब हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसका डिसीजन रूल क्या है? इफ टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड। कैलकुलेटेड वो जो सॉफ्टवेयर आपको निकाल के देगा, टेबुलेटेड वो जो स्टूडेंट टी टेबल से आपको मिलेगा। अगर कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से बड़ा आ जाए गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ना और सैंपल साइज पे, तो अगर टी कैलकुलेटेड और टेबुलेटेड से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब है हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर देंगे। कौन से हाइपोथेसिस को? रिजेक्ट एच नॉट, यानी नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस कहता है दोनों बराबर हैं। अगर कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से बड़ा आ जाए तो उसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि इफ पी वैल्यू और सिग वैल्यू, ज़्यादा आसान तरीका यही है, इफ पी वैल्यू और सिग वैल्यू इज लेस देन 0.05, अगर सिग या पी वैल्यू 0.05 से कम आ जाए तो इसका भी वही मतलब है जो ऊपर बताया है, देन रिजेक्ट एच नॉट, यानी आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब है कि मीन बराबर नहीं है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस कहता है मीन बराबर है। जब आप रिजेक्ट एच नॉट कहेंगे तो उसका मतलब है मीन बराबर नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो 0.05 ही क्यों ले रहे हैं? इट इज बिकॉज द गिवन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 10% ले लेंगे तो फिर ये 0.05 नहीं, ये 0.1 होगा, यानी 10% का मतलब है 0.1। और अगर ये 5% है तो 0.05, और अगर इसको आप और स्ट्रॉन्ग कर ले 1% पे कर ले तो ये हो जाएगा 0.01। तो सारे रूल जो है ना फिर उसके मुताबिक ही हो जाएंगे। इफ पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 इसलिए है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। अगर ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% कर दें तो 0.01 से कंपेयर करेंगे, और अगर इसको 10% कर दें तो 0.1 से कंपेयर करेंगे। तो ये आपके पास डिसीजन रूल है। और हम क्योंकि अक्सर जो रिजल्ट सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करता है हम पी वैल्यू सिग वैल्यू देखकर ही डिसीजन ले लेते हैं, तो हमें कैलकुलेटेड टेबुलेटेड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्राइटेरिया ज़रूर जहन में रखना है। तो डिसीजन रूल क्या है कि अगर हम 5% एज्यूम करें तो अगर पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब है एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, यानी मीन का बराबर होना रिजेक्ट होगा, और मीन के बराबर होने के रिजेक्ट होने का मतलब है कि मीन बराबर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर काम स्टार्ट करने से पहले हम ये बात डिस्कस कर लें कि टी टेस्ट अप्लाई करने से पहले हमें इनकी एजम्पशंस को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये डेटा उन एजम्पशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो एजम्पशंस को फॉलो करेगा तो ही टी टेस्ट रिलायबल भी होगा, अप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा फोकस इस वक्त टी टेस्ट को अप्लाई करना है। एजम्पशंस को कैसे चेक किया जाएगा इसके लिए एक अलग लेक्चर मौजूद है, तो वो जो एजम्पशंस को कैसे चेक करें, हाउ टू चेक दी एजम्पशंस, ये एक डिफरेंट लेक्चर में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त हम ये एज्यूम करते हैं कि सारी की सारी एजम्पशन वैलिड है, और अब हम टी टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं एसपीएसएस पे, इसकी एग्जांपल। अच्छा, यहाँ हमने दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, CGPA 1 एंड CGPA 2, दो सीरीज़ हैं। अच्छा, पहले हम CGPA 2 को चेक करते हैं कि कैसे चेक करेंगे। ये एक CGPA की सीरीज़ है, तो हम वन सैम्पल टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जाएंगे एनालाइज, कंपेयर मीन्स, वन सैम्पल टी टेस्ट, वन सैम्पल टी टेस्ट। जब आप वन सैम्पल टी टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखें CGPA 2, अगर ये इसको हम रीसेट करें तो देखें CGPA 2 को यहाँ पे लेके आएंगे, यानी हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ देखें क्या लिखी हुई है, टेस्ट वैल्यू, क्योंकि वन सैंपल है तो वन सैंपल में सैंपल तो एक ही होता है, उसको कंपेयर किया जा रहा होता है किसी क्लेम हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि हमारी वैल्यू फॉर एग्जांपल CGPA जो है ना वो एवरेज वैल्यू 3.5 है, 3.5 है, एज्यूम करते हैं 3.5, और हम इसको ओके करते हैं। तो जैसे ही हमने उसको ओके किया, कोई और ऑप्शन अभी हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे ही हमने उसको ओके किया, ये आपके पास रिज़ल्ट आ गए। एन हमारे पास 47 है, और ये मीन आपके पास आ गया 3.48। ये उस सीरीज़ का मीन है जो आपने कंसिडर किया है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड ऑफ मीन है। ये इस वक्त जो रेलिवेंट चीज़ें नीचे आ गई हमारे पास, वन सैम्पल टी टेस्ट का आउटपुट। वन सैम्पल टी टेस्ट का आउटपुट क्या कह रहा है, टी स्टैटिस्टिक्स आपके पास आ गई है -0.449, 46 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और सिग्निफिकेंट वैल्यू देखें क्या मौजूद है,
0.656 और हमारा रूल क्या था कि इफ सिग्निफिकेंट वैल्यू इज ग्रेट लेस देन 0.05 तो रिजेक्ट एच नॉट, यानी 0.05 से कम है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे और एच नॉट को रिजेक्ट करने का मतलब है कि मीन बराबर नहीं है, जबकि यहाँ पर 0.05 से वैल्यू ज़्यादा आ रही है और जब ज़्यादा वैल्यू आ रही है इसका मतलब है कि सैम्पल का मीन है 3.4 जबकि आपकी क्लेम वैल्यू है 3.5, तो यहाँ पर हो रहा है एक्सेप्ट एच नॉट क्योंकि वैल्यू 0.05 से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है और एक्सेप्ट एच नॉट का मतलब है मीन बराबर है। अब यहाँ पर एक बात गौर से देख लें, यहाँ आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होना या ना होने का क्या मतलब है। यहाँ देखें वैल्यू लिखी हुई है 3.48 और यहाँ लिखी हुई है टेस्ट वैल्यू 3.5, ये दोनों देखने में एक जैसी नहीं है, ये दोनों देखने में एक जैसी नहीं है, लेकिन देखने में एक जैसी नहीं होने के बावजूद टी टेस्ट की सिग्निफिकेंट वैल्यू ये बता रही है कि मीन बराबर है क्योंकि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने स्टैटिस्टिकली कंपेयर किया है और स्टैटिस्टिकली कंपैरिजन में हमें ये नज़र आया कि वैल्यू भले एक दूसरे के करीब है लेकिन देखने में अलग है। वैल्यू भले करीब नज़र आ रही है लेकिन है अलग, अलग होने के बावजूद भी टी टेस्ट कह रहा है ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों सेम है क्योंकि मीन इनके आपस में बराबर है। तो ये तो था इंटरप्रिटेशन आपकी टी टेस्ट की। अब यहाँ पर आप देखें इसका मीन डिफरेंस देखें कितना कम है, 3.5 और 3.4817 का मीन डिफरेंस कितना कम है। तो इस बेसिकली इस कम डिफरेंस को टी टेस्ट ने इग्नोर कर दिया और कहा कि ये कम डिफरेंस इस सीरीज़ के हिसाब से डिफरेंस कंसिडर नहीं हो रहा, तो बेसिकली ये दोनों एक हैं। तो अगर किसी ने क्लेम किया है कि वैल्यू 3.5 उसकी क्लेम वैल्यू है तो इसका मतलब वो उसकी क्लेम वैल्यू है, वो उसको सही कह रहा है। अब आगे आ जाएं ये वाले पार्ट पे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इसकी इंटरप्रिटेशन ज़रा गौर से देखें अच्छी तरीके से। देखें इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साइन इंपॉर्टेंट है। अगर इनके साइन डिफरेंट हैं, जैसे यहाँ पर देखें माइनस है और यहाँ पे देखें प्लस है, तो अगर इनके साइन डिफरेंट हैं तो इनका साइन का डिफरेंट आना भी इस बात को इंटरप्रेट करेगा कि एक्सेप्ट एच नॉट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, मीन आपस में बराबर है। आंसर जो है वो इनसिग्निफिकेंट है इसकी तरह। आंसर कैसा है? इनसिग्निफिकेंट है अगर इनका साइन अपोजिट है। ठीक है। अच्छा अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं ज़रा अपनी टेस्ट वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। कंपेयर मीन वन सैम्पल टी टेस्ट, मैंने कहा टेस्ट वैल्यू 3.5 की जगह 3.8 कर देता हूँ। अब मैंने जब 3.8 की तो ये देखें ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब मीन आपकी मीन तो वही है आपके पास, मीन डिफरेंस -0.318 आ गया और अब आप सिग्निफिकेंट वैल्यू देखें ज़ीरो आ गई। ज़ीरो मीन्स विच इज़ लेस देन 0.05, इट मीन्स रिजेक्ट एच नॉट और एच नॉट के रिजेक्ट होने का मतलब है मीन बराबर नहीं है। आंसर हमारा सिग्निफिकेंट आ रहा है और वो बता रहा है ये जो 3.8 और 3.48 का जो डिफरेंस है, ये जो टेस्ट वैल्यू है 3.8 और ये जो मीन वैल्यू है 3.48, इसका जो डिफरेंस है ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी आप इन दोनों वैल्यू का आप सेम नहीं कह सकते और जब सेम नहीं कह सकते तो उसका मतलब है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पर आ जाएं, आप यहाँ पर देखें क्योंकि आपका आंसर सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू 0 पॉइंट सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से कम है, तो यहाँ पर देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल में दोनों के साइन कैसे हैं? सेम है, दोनों के सेम साइन आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ऊपर देखें कि यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट आंसर था तो देखें साइन अपोजिट थे, यहाँ पर सिग्निफिकेंट आंसर है तो देखें साइन सेम। अब ये प्लस भी सेम हो सकता है, ये माइनस में भी सेम हो सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी आप सिग्निफिकेंस को हाईलाइट कर सकते हैं कि वेरिएबल सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा अब एक और चीज़ यहाँ पर आप ज़रा देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर कंपेयर मीन में वन सैम्पल टी टेस्ट पे आया और मैंने कहा कि ये 3.5 और दोबारा मैंने ये रिजल्ट रन किया, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अब मैं दूसरी सीरीज़ का रन करना चाह रहा हूँ। वन सैम्पल टी टेस्ट पे आया, मैंने कहा यहाँ से आ जाएं, ये यहाँ पर आ जाएं। अब मैंने इसकी 3.2 एक वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर देखें बच्चों गौर से, 3.2 और वैल्यू है 3.26, कम मीन डिफरेंस है 0.06 का। ऊपर आ जाएं, यहाँ पर है वैल्यू है 3.5 और एक्चुअल मीन है 3.48, मीन डिफरेंस है 0.01 का। तो 0.06, 0.01
ये 0.01 को तो उसने कह दिया कि ये इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, तो हमने कह दिया हाइपोथेसिस एक्सेप्ट मीन बराबर है। तो 0.06 भी तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आप जब रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट वैल्यू 0 आ रही है, विच इज़ लेस देन 0.05। इट मीन्स रिजेक्ट एच नॉट। इसका मतलब है दोनों की मीन वैल्यू सेम नहीं है। कौन सी? जो आपने 3.2 कंसिडर की है और 3.26 कंसिडर की, यानी डिफरेंस इतना कम होने के बावजूद टी टेस्ट कह रहा है कि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब ये देखने में तो एक दूसरे के करीब है, लेकिन स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है। जबकि ऊपर वो देखने में एक दूसरे के करीब भी थी और स्टैटिस्टिकली डिफरेंट भी नहीं थी। तो ये जो हम कंपेयर करते हैं मीन, ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू को देख के नहीं करते, हम स्टैटिस्टिकली कंपैरिजन कर रहे होते हैं। और यहाँ में ये बात नज़र आई कि यहाँ पर भी कम डिफरेंस है, ऊपर भी कम डिफरेंस है, लेकिन ऊपर की सीरीज़ के हिसाब से वो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, जबकि नीचे की सीरीज़ के हिसाब से वो डिफरेंस ज़्यादा है। इसलिए ऊपर के रिजल्ट ने आपको बताया कि मीन डिफरेंट नहीं है, सेम एज्यूम कर लें। नीचे के रिजल्ट आपको बता रहा है कि दोनों वैल्यूज़ डिफरेंस कम होने के बावजूद सिग्निफिकेंटली अलग कंसिडर की जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें रिजल्ट सिग्निफिकेंट है और कॉन्फिडेंस इंटरवल दोनों के साइन कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिजल्ट यहाँ से भी ऐसे प्रूव हो सकता है। तो ये आपके पास वन सैंपल टी टेस्ट की इंटरप्रिटेशन है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। वन सैंपल टी टेस्ट का अप्लाई करना, उसकी एग्जाम्पशन, ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। डेटा फाइल भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।